हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथ ही साथ हम लोग साइंस एमसीक्यू का ये हमारा 10 पार्ट है। ऑलरेडी हमने 9 पार्ट तक डिस्कस किया है साइंस एमसीक्यू का। रोज हम लोग साइंस एमसीक्यू का 6 क्वेश्चन करते हैं, तो आज हमारा ये 10वां भाग है और हम 9 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को करेंगे। साथ ही साथ हम लोग करेंगे 8 जून के करंट अफेयर का रिविजन विद इन 2 मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो कल का यह सवाल है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। देखिए, प्राण वायु देवता पेंशन योजना भैया है ये हरियाणा का। इसमें क्या है कि जो पेड़ का 75 साल से ऊपर हो गया उसके लिए 2500 रुपये पर ईयर पेंशन की बात की गई। ठीक है, कि उस पेड़ के देखरेख के लिए, हेरिटेज के लिए 2500 रुपये दिया जाएगा। ये हरियाणा गवर्नमेंट का स्कीम है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। आगे चलते हैं। ये इसके पूरा डिटेल में मैंने डाल दिया था, तो उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओके, ऐसे मैंने कल के वीडियो में मैंने किया था। व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। इसका थीम है महत्वपूर्ण, सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। ध्यान रखिएगा, आपका इसका पूरा पीडीएफ आपको बीपीएससी प्लेटफॉर्म के ऐप पे अवेलेबल है। बीपीएससी प्लेटफॉर्म के ऐप को डाउनलोड करना है आपको और वहां पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है। आपको ये सारे पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, डेट वाइज। ये देखिए, वर्ल्ड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड सेफ्टी डे का क्या क्या चीजें हैं मैंने आपको इसमें डाल दिया है। आगे देखते हैं। देखिए, आसाम का एक रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट था, उसको अब नेशनल पार्क बनाने के लिए घोषित कर दिया गया है असम स्टेट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, रायमोना नेशनल पार्क बन जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी असम के अंदर ये 5 नेशनल पार्क आपको दिख रहा होगा। आपको सारे का याद नाम रखना, बिकॉज ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी ये न्यूज में है नेशनल पार्क। तो पूछ देगा असम से कोई भी नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क कौन सा नेशनल पार्क असम में नहीं है, इस तरह से। इसलिए सारे 6 का नाम याद रखना है। और कौन से नेशनल पार्क को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया वो भी आपको याद रखना। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको घोषित किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, अभी असम के ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है रायमोना नेशनल पार्क के बारे में, जो कि आपका बोडोलैंड ट्राइबल एरिया में ये पड़ता है। ठीक है, बोडोलैंड ट्राइबल एरिया में ये पड़ता है, इसको ध्यान रखें, बीटीआर रीजन में। देखिए, डोप टेस्ट में फेल हो गया है ये हमारे रेसलर हमारे सुमित मलिक ऑलरेडी 75 केजी कैटेगरी में ये ऑलरेडी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुके थे, टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो इन्हें सुमित मलिक को एंटी डोपिंग में पॉजिटिव पाए जाने के लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया प्रोविजनली रूप से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वाइस चीफ ऑफ एयर मार्शल स्टाफ। देखिए, वाइस चीफ, अभी हमारे एयर चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? हमारे RKS भदौरिया। बट ये वाइस चीफ ऑफ एयर जो स्टाफ बनने वाले हैं 30 जून के बाद वो बनेंगे एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, जो कि वेस्टर्न कमांड के ऑलरेडी ये वेस्टर्न कमांड को संभाले हुए थे। वेस्टर्न कमांड जिसको बोला जाता है स्वॉर्ड आर्म ऑफ द फोर्स, क्योंकि ध्यान रखें वेस्टर्न कमांड पाकिस्तान और चाइना वाला सेंसिटिव एरिया वाला जो पूरा आता है ये वेस्टर्न कमांड एयरफोर्स का आता है। ठीक है, तो उसके ऑलरेडी ये पहले से थे। अब ये बनने वाले हैं वाइस चीफ। ठीक है, वाइस चीफ बनने वाले हैं ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विवेक राम चौधरी। और इनका जगह लेगा जहां पे वेस्टर्न कमांड पे थे, यहाँ पे उनका जगह लेने वाला भैया एयर मार्शल वल्लभ राधा कृष्णा। और ध्यान रखिएगा, जो थे पहले दिल्ली में एयर मार्शल RJ डकवर्थ, वो अब बन जाएंगे प्रयागराज का। तो ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको वाइस एयर चीफ ऑफ मार्शल याद रखना है विवेक राम चौधरी को, और अभी कौन है उसको। ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना। आगे चलते हैं। देखिए, सेज पोर्टल और सेज पहल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अभी हाल में ही इल्डर लाइन हेल्पलाइन जारी किया था। जो भी कोविड से जो भी आपके एल्डर पर्सन है जो कोविड से डिप्रेशन में है, कोविड से उनको कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, सोशली प्रॉब्लम, इमोशनली प्रॉब्लम, तो वो इल्डर लाइन हेल्पलाइन के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो वो इल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर भी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया। और सेज पोर्टल एंड सेज पहल इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया आपका एल्डरली पीपल के लिए। ठीक है, एल्डरली पीपल के लिए जो भी आपका देख सकते हैं ये आपके सामने है। ठीक है,
तो ये हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या है, सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। इसमें क्या होगा कि वन स्टॉप एक्सेस ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट एंड द सर्विस बाय क्रेडिबल स्टार्टअप। छोटे छोटे स्टार्टअप बनाए जाएंगे और वो स्टार्टअप उन एल्डरली पीपल को केयर प्रोडक्ट देंगे, सर्विस देंगे, जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि फाइनेंस हो गया, ट्रेवल हो गया, लीगल हो गया, हाउसिंग हो गया, फूड हो गया, सब कुछ का एक तरह से कहने का मतलब कि प्रोवाइड किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। समझ रहे हैं बातों को, आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ कन्वेंशन के बारे में बताया था। ये कन्वेंशन था केमिकल वीपन को लेके, मैंने बताया था OPCW, ठीक है। तो केमिकल वीपन को के ऊपर जो रोक लगा है, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल के जो रोक लगा है, उसके लिए 3 कन्वेंशन थे, वेजल कन्वेंशन, रोटेंडम कन्वेंशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। तीनों याद रखना किस चीज के लिए है, आपके तीनों के सामने ऑब्जेक्टिव्स, तीनों के सामने कन्वेंशन, तीनों का डेट मैंने ऑलरेडी इस पे कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने ये बताया था कि इसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, वो है लिजार्ड में। कौन सी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने मेल को मार देती है आफ्टर कॉपुलेशन, वो है स्पाइडर। सारे इस साइंस के प्रश्न हैं। ये आपके फिजिक्स है। सेक्सटेंट इज यूज्ड फॉर द मेजर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सेक्सटेंट ऐसा डिवाइस होता है कि एंगल और एल्टीट्यूड को देखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के अगर सूर्य से भी दूरी को माप सकता है। ये इस तरह से एक तरह का है इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर किया जाता है इससे हाइट। ओके, अच्छा, साइंस ऑफ टाइम, सॉरी, साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम, होरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अंदर, अल्टीमीटर हाइट नापते हैं, और हाइड्रोलॉजी आपका वाटर से संबंधित साइंस है, ठीक है। ये मैंने बताया था भैया कि क्या क्या इसमें से कौन सही नहीं है। डिसैलिनेशन से क्या होता है, डिसैलिनेशन से समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस से पीने के पानी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डीनेचुरेशन में आपको प्रोटीन को तोड़ा जाता है। पास्चुराइजेशन हम लोग दूध में करते हैं, ना कि टी में। सब्लिमेशन होता है कि अगर कोई भी सॉलिड है, बिना लिक्विड अवस्था में गए हुए वो डायरेक्टली बन जाए आपका वेपर, मतलब कहने का भाप बन जाता है। मतलब ये गैसेस अवस्था में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, लिक्विड में न जाए, ठोस से डायरेक्टली गैस बन जाए, तरल अवस्था लिक्विड अवस्था में न जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर को आप रख दीजिए, कपूर पिघलता नहीं ना, सीधे उड़ जाता है उसका, तो ये होता है सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है, वो का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं आज के हेडलाइन की ओर। आज का हेडलाइन महत्वपूर्ण है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव अबुल्ला शाहिद। अबुल्ला शाहिद, देखिए मालदीव के विदेश मंत्री हैं अबुल्ला शाहिद। इनको इलेक्ट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली। UN जनरल असेंबली, देखिए UNGA एक यूनाइटेड नेशन का जो 6 बॉडीज है उसमें से एक ये बॉडीज है। यूनाइटेड नेशन का 6 बॉडी का क्या क्या है आपको पता होगा, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे, कल का इस करेंट अफेयर कल पढ़ाएंगे, कल हम इसको MCQ में डालेंगे, आज तो हेडलाइन है तो कल वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो UNGA यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है उसके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए रशियन प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्राइम मिनिस्टर है पुतिन, उन्होंने साइन किया है एक लॉ पे जो रशिया का यूनाइटेड स्टेट, ध्यान रखिएगा, जो ओपन स्काई ट्रीटी है उससे मतलब जो ये है बाहर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ओपन स्काई ट्रीटी है, उससे यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है वो 2020 में इस पैक्ट से ऑलरेडी वो बाहर हो चुका है। तो रशिया भी बोला है कि हम भी ओपन स्काई ट्रीटी जो है समझौता है उससे हम लोग, खुले आसमान की नीति, उससे हम लोग बाहर हो जाएंगे, हम भी बाहर हो जाएंगे। बिकॉज अब देखिए जो ओपन स्काई ट्रीटी है इसके अंदर में क्या होता है कि जो इस पे साइन करेगा वो सारे कंट्री एक दूसरे से साझा करेंगे, अपने डिफेंस हो गए, अपने मिलिट्रीज हो गए, अपने एक्सरसाइज जो भी चीजें होती हैं, एक एक चीज को ट्रांसपेरेंसी बनाया जाएगा। ये ओपन स्काई ट्रीटी होता है, हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ओके। इंडिया वॉज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। देखिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन का इकोसोस, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 2022 से लेकर 2024 तक के। इंडिया को सिलेक्ट किया गया इस टीम में, इस काउंसिल में एशिया पैसिफिक कैटेगरी में, ठीक है। एशिया मतलब हर एक रीजन वाइज कैटेगरी है, तो एशिया पैसिफिक में इंडिया सिलेक्ट हुआ है। और इस कैटेगरी में देख सकते हैं अमान भी, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान, ये भी इसमें
सिलेक्ट हुए, तो महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है आपका कि 2022 से 2024 का 2 साल का ये है, बीपीएससी आपका लास्ट में होगा, तो उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि अभी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में इंडिया को कितने से कितने टर्म के लिए चुना गया, या इंडिया के साथ कौन कौन चुना गया, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंडिया किस कैटेगरी में चुना गया, तो एशिया पैसिफिक कैटेगरी। ईओ से 54 मेंबर का संस्था है, काउंसिल है, 1954 में स्थापना हुआ था यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा। यूनाइटेड नेशन जो सिस्टम है उसका ध्यान रखिएगा, ध्यान समझिएगा। इट हेल्प इन एडवांसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ये जो संस्था, ये जो आपका काउंसिल है, ये जो आपका समिति है, ये कहाँ हेल्प करेगा, तो इकोनॉमिक में, सोशल एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में, इन सारे क्षेत्रों में ये हेल्प करेगा ये जो काउंसिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट इज सेंट्रल प्लेटफॉर्म टू फोस्टर डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग। ये एक सेंटर है, एक सही कहने का मतलब सेंट्रल, एक केंद्र प्लेटफॉर्म है जो इनोवेटिव थिंकिंग को कहने का मतलब बढ़ाएगी। इट्स ए वे फॉरवर्ड एंड कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट इन अ बिड टू अचीव ग्लोबली एग्री गोल। जो भी एक तरह से ग्लोबली लोगों के द्वारा, मतलब पूरे ग्लोबली रूप से जो एग्री गोल है, जो सहमत गोल है, जिस गोल को हासिल करना, उस पर ये सही से अचीव करेंगे। यूएन का मेजर यूएन कॉन्फ्रेंस एंड समिट को ये ऑर्गेनाइज करेंगे। प्रमोशन ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस, ये सारे ई कॉस का आपका मतलब कहने का मतलब वर्क है। 54 मेंबर कंट्री है, 54 मेंबर का ये है, ध्यान रखिएगा। इंडिया को एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी से सिलेक्ट किया गया। मैंने इसको हेडलाइन में रख दिया, इसलिए ये सवाल थोड़ा मुझे लगा कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC ऑफ इसरो का ही एक पार्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने 3 कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर बनाया। बहुत ही कहने का मतलब कि जो आपके बाजार में वेंटिलेटर अवेलेबल है उससे सस्ता बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया गया, ठीक है। देखिए 3 वेंटिलेटर का नाम है, एक का प्राण है, एक का वायु है, एक का स्वास्थ्य, एक का क्या है, स्वास्थ्य। और ऑक्सीजन सिलेंडर का नाम है श्वास। क्या नाम है, श्वास, ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो तीनों हैं यूजर फ्रेंडली हैं और फुल्ली ऑटोमेटेड हैं, टच स्क्रीन है, ओके। ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, ये टेक्नोलॉजी को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफर करेंगे, मतलब हर एक जगह बिक पाए इन चीजों को। अब देखिए तीनों वेंटिलेटर के बारे में बताया जा रहा है कि देखिए जो वेंटिलेटर इसका दाम 1 लाख है, वही वेंटिलेटर का दाम 5 लाख आपको मार्केट प्राइस है। बहुत अच्छा काम किया गया है ये आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा इस कोविड के टाइम में। देखिए प्राण वेंटिलेटर का काम है भैया कि रिस्पायरेटरी गैस देगा पेशेंट को बाय ऑटोमेटेड कंप्रेशन ऑफ अम्बू बैग के ऑटोमेटेड कंप्रेशन से जो भी लोग वेंटिलेटर पर रहेंगे उसको रिस्पायरेटरी गैस दिया जाएगा इस वेंटिलेटर के थ्रू। स्वास्थ्य वेंटिलेटर है जो भैया बिना इलेक्ट्रिक पावर के काम करेगा, विदाउट इलेक्ट्रिक पावर के काम करेगा। वायु क्या है, वायु बहुत ही सस्ता वेंटिलेटर है जो ध्यान रखिएगा, जो हम लोग कॉमन कमर्शियल रूप में जिस वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं आपके हॉस्पिटल में कहीं भी, उसी की तरह ये भी वायु है। 3 वेंटिलेटर, तीनों का नाम प्राण, स्वास्थ्य और वायु, प्राण, स्वास्थ्य और वायु। देखिए श्वास ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया है जो 10 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में दे सकता है, जिस भी एक बार में 2 पेशेंट को ये ऑक्सीजन दे सकता है। इसमें इतना अच्छे से व्यवस्था किया गया है और इसमें इट इनहेंस ऑक्सीजन गैस कंटेंट बाय selectively separating nitrogen gas from the ambient air through pressure swing adsorption। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो बाहर का जो वायुमंडल है, बाहर का जो हवा है, उससे ऑक्सीजन को लेके नाइट्रोजन को अलग कर देगा, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल कॉमनली जो भी ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन वाले जो डिवाइस होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विक्रम भाई साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में ध्यान रखिएगा, ये रॉकेट और स्पेस व्हीकल्स पे फोकस करता है, सैटेलाइट प्रोग्राम ऑफ इंडिया में फोकस करते हैं। इसका ये केरला, त्रिवेंद्रम के केरला में लोकेटेड है। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे इसका रखा गया था, जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर के रूप में जाने जाते हैं।
आपका आई थिंक क्लियर होगा। ये 2-3 हेडलाइन मैंने आपको क्लियर कर दिया। आज के करेंट अफेयर की ओर चलते हैं। बयान पहला विलेज बन चुका है जो अपने पूरे एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। पहला गांव पूरे भारत का जहां पे हर एक एडल्ट है जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो ये कहां का है? ये राज्य है भैया जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का जगह है, डिस्ट्रिक्ट है बांडीपोरा। बांडीपोरा में ये गांव है वेयान। यहां पर जम्मू एंड कश्मीर मॉडल अपनाया गया वैक्सीनेशन के लिए। जम्मू एंड कश्मीर वैक्सीनेशन में बहुत ही अच्छा तरीका से काम कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर मॉडल जो है इसमें 10 पॉइंट स्ट्रेटजी है। 10 पॉइंट स्ट्रेटजी 10 पॉइंट स्ट्रेटजी है। इसमें 10 पॉइंट है जिस तरह से वैक्सीनेशन को पूरे तरीके से किया जा रहा है। इसमें देखिए एक है बूथ लेवल, जहां जहां पे लोग वोट देने आते हैं बूथ बनता है। तो बूथ लेवल ध्यान रखिएगा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बूथ लेवल मैनेजमेंट। हर एक गांव में जा जाके ऐसे ऐसे एरिया में जहाँ पे पूरा हिली एरिया है जम्मू कश्मीर के कुछ कुछ ऐसे एरिया, वहां पे जाके इन गांवों में बहुत अच्छे तरह से वैक्सीनेशन का काम किया है वहां के स्वास्थ्य कर्मियों ने। और इसलिए ये पहला ऐसा गांव बन गया है जहां पे सारे एडल्ट को वैक्सीनेटेड हो चुका है। यहाँ पे वैक्सीन ऑन व्हील प्रोग्राम किया गया, वैक्सीन ऑन व्हील, ठीक है। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए लद्दाख में अभी हाल में यून टैब स्कीम जिसके तहत टैबलेट बांटा गया 6 से 12th क्लास के बच्चों को। उसमें ऑलरेडी प्री अपलोडेड कंटेंट थे, वीडियोस थे, लेक्चर थे। लद्दाख के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर के द्वारा किया गया यून टैब स्कीम, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बिहार में अभी हाल में ही बाल सहायता, जो कोविड में जिनके माता पिता का डेथ हो चुका है 1500 पर महीना देंगे हम। यूपी में बाल सेवा, बिहार करेगा सहायता, यूपी करेगा सेवा, बाल सेवा, ओके। वात्सल्य योजना आपका उत्तराखंड का योजना है, वात्सल्य योजना। ये सारे जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई है, ये सब कुछ याद रखना। पीएम केयर फंड फॉर कोविड-19 में जिनके माता पिता का डेथ हुआ उनके लिए पीएम केयर फंड 18 से लेके 23 साल तक के आपको पर महीना पैसा देंगे। 23 साल आपका एज हो जाएगा तो 10 लाख रुपए आपको ट्रांसफर किया जाएगा। मोदी सरकार ने बोला है ऐसा। आगे चलते हैं, ठीक है। इंडिया रैंक हैज स्लिप बाय 2 places फ्रॉम द लास्ट ईयर ऑन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मैंने बताया था 17 एसडीजी गोल है, याद रखना, एकदम आपके जुबान पे होना चाहिए। 17 एसडीजी गोल, एसडीजी 4, एसडीजी 5 पूछ दे तुरंत आपको बताना चाहिए। मैंने कल 10 तक तो ऐसे ही याद करवा दिया था, आज फिर मैंने लाया उसको, आज फिर आपको याद करवाया जाएगा। कुछ कुछ तो याद होना चाहिए, उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो हमेशा न्यूज में आते रहते हैं ना, इन्वायरमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, वाटर हो गया, पॉल्यूशन हो गया, गरीबी हो गया, सारा याद होना चाहिए। तो इंडिया का जो अभी हाल में रिपोर्ट जारी किया एसडीजी का, उसमें केरला टॉप किया स्टेट वाइज। तो इंडिया का जो रैंक है वो पिछले साल के तुलना में गिरा है, वो आ गया 115, ठीक है। इंडिया का जो रैंक है 2 स्थान गिर के 115 हो गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सॉरी 1170, ठीक है। 117 हो चुका है, पिछला बार 115 था। और इस बार जो एसडीजी जो गोल है इंडिया का, इसको अचीव करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास जो गोल है उसको अचीव करने में जो इंडिया का रैंक हो गया है वो हो गया 117। देखिए तो ये हो गया 117। देखिए ये कुछ ऐसे इंडेक्सेस आपको याद रखना चाहिए, जैसे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जो इंडिया का जो रैंक है वो है 40, ठीक है। अभी देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो अभी जारी किया गया, उसमें इंडिया का रैंक 85 है, टॉप पर जापान है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में टॉप पर यूएसए है, ओके। वर्ल्ड प्रेस देखिए 142 है, ये रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। बहुत ही गंदा रैंक है इंडिया का प्रेस फ्रीडम के लेके, 142 है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने हैं।
हमेशा जो कुछ इंडेक्सेज होते हैं जो आपको याद हमेशा करते रहिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए 2030 तक कुछ ऐसे लक्ष्य को रखा गया है सेल्फ डेवलपमेंट गोल ग्लोबली रूप से कि इसको अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, तो विकास भी हो और अब हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे प्रकृति को प्रॉब्लम भी ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला मैंने क्या बताया था, गरीबी खत्म कर दो, सबसे बड़ा चीज। एसडीजी गोल नंबर 1, गरीबी खत्म कर दो। गरीबी जब खत्म ही कर दोगे तो फिर कोई भूखा नहीं रहेगा, जीरो हंगर। अब जब कोई भूखा नहीं है, गरीबी खत्म है, सब लोग खाना खा रहे हैं, तो सब लोग क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, गुड हेल्थ। और जब जो सब लोग खाना वाना सब खा रहे हैं, अब लोगों के कहा जाता है ना कि लोगों के पेट में जब अन्न रहेगा तो दिमाग चलेगा, लोग फिर क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, पढ़े लिखेंगे। अब जब सब कुछ दे दो, पहले बात गरीबी खत्म, भूखे नहीं हैं, हेल्दी हैं, सबके पास शिक्षा मिल चुका है, तो सब लोग जो भेदभाव करते हैं ना, लैंगिक भेदभाव, जेंडर इक्वलिटी, महिला नहीं कर सकती है, पुरुष ये कर सकता है, तो ये जो लैंगिक समानताएं हैं वो हो जाएगा इक्वल। जेंडर इक्वलिटी की बात करेगा, क्या होगा, समान हो जाएगा। 5 मैंने बताया था, 5 आपकी अंगुली में, आपके हाथ में 5 अंगुली है, पांचों को समान करना, तो एक याद करना, होंगे नहीं समान, पांचों को याद तो समान करना है, ठीक है। छठा मैंने क्या बताया, जब ये सब सारा चीज कर दिए हो तो पानी को कर दो साफ, और सैनिटेशन वाला काम देखो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एसडीजी गोल नंबर 6। देखिए एक छोटा सा एक ऐसा पेज बनाइएगा, इतना बड़ा, इस पे सारे को लिख दीजिएगा शॉर्ट में और अपने दीवार में चिपका लीजिएगा, रोज देखिएगा, याद हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मेंस में भी सारे चीजों कहीं ना कहीं इस पॉइंट को लिखना पड़ जाता है कि एसडीजी गोल नंबर ये है इसके लिए, ठीक है, बीच बीच में। साथ आप देखो पानी साफ कर दिए, सैनिटेशन कर दिए, तो पानी जो एनर्जी है वो क्लीन होना चाहिए और अफोर्डेबल एनर्जी। क्लीन एनर्जी कहना का मतलब क्या हो गया, मतलब आपका सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब ये सब कुछ हो गया, लैंड वैन आ गया, एनर्जी मिल गया, क्लीन ऊर्जा, सब कुछ अच्छा मिल गया, तो 8वां नंबर पे क्या करेंगे, एकदम 8 पे अच्छा काम करेंगे, डिसेंट वर्क करेंगे और इकोनॉमी को अपना ग्रोथ करेंगे। इकोनॉमी को अपना क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। अब इकोनॉमी ग्रोथ होगा कब, जब इंडस्ट्री का आप करिएगा इनोवेशन, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइएगा, जब अपने अच्छा सेटअप करेगा इंडस्ट्री को में इनोवेशन होंगे, नए नए नवाचार होंगे तब ना। अब ये सब जब हो जाएगा तो और भी इनइक्वलिटी जो है, जो असमानताएं हैं उसको और खत्म करो, और खत्म, असमानताएं एकदम लास्ट कर दो। तो 5 में लैंगिक समानता और 10 में असमानताएं को खत्म करना है। अब दोनों हाथ की अंगुली को 10 का बराबर करना, तो पूरे असमानताओं को खत्म करना है। और 5 में क्या था कि एक बस जेंडर इक्वालिटी को खत्म करना। समझ रहे बात को। 10 तक याद हो गया, गरीबी नहीं, भूखा नहीं, हेल्दी आदमी, पढ़ाई फिर क्वालिटी एजुकेशन, 5 में जेंडर इक्वालिटी, 5 तक कंप्लीट। पानी साफ मिलना चाहिए, क्लीन वाटर सैनिटेशन। 6ठा में एनर्जी साफ मिलना चाहिए, क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल। 8वां में डिसेंट वर्क, इकोनॉमी ग्रोथ। कैसे बढ़ेगा ग्रोथ, इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, ये सब होगा, क्या होगा, तो हम लोग असमानताएं को और रिड्यूस करेंगे। ये सारे चीज हो जाएंगे तो एक सस्टेनेबल सिटी तो भी बनना चाहिए, और एक समुदाय भी सस्टेनेबल बनना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा सिटी शहर बनेगा, एक बहुत ही अच्छा कम्युनिटी का विकास होगा, सस्टेनेबल सारी चीजें होंगी। तो यही 11 नंबर। देखिए 11 याद रखिए, ऐसे ऊंचा होता है, क्या होता है, बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग। तो सिटी क्या होगा, ये सिटी, एक साथ में रहेंगे, 11 में साथ में रहेंगे, तो ये क्या होगा, कम्युनिटी, क्या हो गया, कम्युनिटी। ओके, याद रखना है। 12 में क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब एक अच्छे तरीके से कोई भी चीज का कंज्यूम करेंगे रिस्पॉन्सिबल तरीके से, और प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें, ऐसा नहीं कि फालतू बर्बाद कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन 12 नंबर पे, ठीक है। 12 नंबर पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन 12 नंबर, ठीक है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे 13 वाला क्लाइमेट एक्शन, 13 में होना नहीं चाहिए फेरा, इसलिए जलवायु को पर एक्शन लीजिए, जलवायु पर एक्शन लीजिए, नहीं तो पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएगा। ये कह रहा है 13 में होगा फेरा, इसलिए क्लाइमेट पे एक्शन लो। 14 में कह रहा है कि पानी के नीचे जो लाइफ है उस पर ध्यान दो, मैरीन लाइफ पे ध्यान दो, ठीक है। फिशिंग वूशिंग सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा।
तो मैरीन लाइफ पे लाइफ बिलो वाटर, 14 में लाइफ बिलो वाटर। 15 में क्या है, अब पानी में आ जाओ तो फिर जमीन पे आओ, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, ये 15 नंबर पे है। 16 पर है सब कुछ हो जाएगा, इन सारे कुछ हम पानी के अंदर भी चीजों को देख रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि समुद्र वमुद्र है, मैरिन है, उन सारे लाइफों पे, उन सारे पे हम लोग पॉलिसी को बना रहे हैं। हम लोग लाइफ ऑन लैंड जो भी ऊपर में भी सारे चीजें पॉलिसी बना रहे हैं, सभी सब कुछ हो जाएगा। तो फिर पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति करो, न्यायप्रिय चीजें, न्यायप्रिय संस्थान बनाओ, ये 16वां नंबर पे है, ठीक है, 16वां नंबर। और 17 में लास्ट में क्या है, इन सारे गोल के लिए पार्टनरशिप करो। 17 क्या कहता है कि ये सारे जितने गोल है ना, सब कंट्री मिल के सब पार्टनरशिप करो तभी तो अचीव हो पाएगा। ये हुआ हमारा 17वां गोल, आपका याद होगा। देखिए आपको 12 से लेके 12 वाला लास्ट वाला तो याद होगा, लास्ट वाला तो आपको कंफर्म याद होगा कि सबके लिए पार्टनरशिपिंग करना। 16 वाला क्या है कि आपको पीस शांति वांति करना, ठीक है। और ये 14 याद रहेगा, 15 याद रहेगा, पहले पानी के नीचे फिर जमीन के ऊपर लाइफ ऑन लैंड। 13 वाला, 13 14 15 16 ये बस आपको ये दोनों आई थिंक दिक्कत हुआ होगा। नहीं, अगर आप 2-3 बार इसको रिविजन कर लेते हैं ना तो याद आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं। मैंने आपको ट्रिक बता दिया किस तरह से याद करना है। कह रहा है कौन से स्टेट में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ, मैंने कल ही बताया था ना, ये है दिल्ली में। मतलब जहां जहां बूथ बना था वोट देने के लिए, हम वहीं पे आएंगे वैक्सीन देने के लिए। 45 ईयर से जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको जहां जहां पे आपने वोट दिया था वहां वहां पे आपको आगे हम वैक्सीन देंगे, ठीक है। ये हमारा है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, समझ रहे हैं बात को। जिस स्थान पे बूथ बना था उसी स्थान पे जिस जहां से आपने वोट डाला था वहां पे आपको मतलब कहने का मतलब कि वैक्सीनेशन मिलेगा। और ऐसा ये मस्त मिलेगा कि जो जिसने वोट दिया उसको ही वैक्सीनेशन मिलेगा। ऐसा केजरीवाल साहब का कोई मोटो नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 7 मई को स्टार्ट किया गया, ज्यादा बड़ा ये नहीं था क्वेश्चन, सब छोटे छोटे सवाल हैं आज के, ओके। अब अच्छा एक चीज बताइए, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष बताइएगा। तो इंद्रधनुष जो था 2014 में लॉन्च हुआ था, 2014 में, ध्यान रखिएगा, वैक्सीनेशन को लेकर, ठीक है, ओके। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। क्योंकि देखिए कुछ कुछ ऐसे चीजें होते हैं, छोटे मोटे सवाल, जो अगर ये वैक्सीनेशन वाला पूरा जबरदस्त रूप से चल रहा है तो पूछ सकता है कि इंद्रधनुष किससे संबंधित था, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो चलिए, यह है मिशन इंद्रधनुष, बच्चों को टीकाकरण के लिए 2020 तक ये था, 2014 में लगा था और 2020 तक इसको टारगेट को पूरा करना था। ये मिशन इंद्रधनुष योजना का एक कहने का मतलब कि फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमें यूपी, बिहार, हरियाणा में संजीवनी योजना, बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बिहार कहेगा हम करेंगे सहायता। देखिए मैं जो भी सवाल होता है पिछले क्लासेज वाला मैं ऐसे वैसे रिवीजन करवाते रहता हूँ कि आपको वीकली का कोई जरूरत ही नहीं रिवीजन का, जो साल भर बने रह जाएंगे करंट, जब तक आपका बीपीएससी एग्जाम ना होता हो। सवाल कहाँ से आएगा, कहीं से यहीं से आएगा सवाल, कहाँ अलग से करंट अफेयर तो बनेगा नहीं ना। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, एकदम निश्चिंत रहिए आप। कभी कभी 1-2 दिन नहीं आता करंट अफेयर तो वो मैं करवा देता हूँ। अब देखिए विश्व महासागर दिवस मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका थीम क्या था ये आपको बताना है। विश्व महासागर दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था। अच्छा देखिए मैं आपको बता दूं, अभी कल अंकुर योजना, जिसको मैंने करंट अफेयर में नहीं डाला, अंकुर योजना बोला, एमपी सरकार ने क्या बोला कि देखो जितने भी नागरिक हो एमपी के, मानसून आ गया है, पेड़ लगाओ, हम करेंगे तुम लोग को रिवार्ड देंगे, पुरस्कार देंगे, ठीक है। अंकुर योजना के तहत जो लोग आपका मानसून के टाइम में जो पेड़ लगाएंगे उनको दिया जाएगा पुरस्कार, ये है अंकुर योजना। सीड मिन किट प्रोग्राम था, हाइब्रिड सीड बांटा जाएगा किसानों को, पल्सेज और ओल्ड सीड का, ये सीड मिन किट प्रोग्राम था, मैंने कल बताया था। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं।
हाँ, कह रहा कि हर साल विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। देखिए इस बार विश्व महासागर दिवस जो मनाया गया है उसका थीम आपके सामने दिख रहा होगा। क्या है, ये जो सैंड आर्ट देख रहे हैं ये उड़ीसा में बनाया गया है। ओके, और ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इसको अपने ट्विटर पे लगाया था। ओके, मैंने वहीं से इसको कॉपी किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड ओशन डे का, ठीक है, तो वर्ल्ड ओशन डे मनाया था हमेशा 8 जून को। किसका मनाया था भैया? 8 जून। सही बात को, वर्ल्ड ओशन डे हमेशा मनाया था आपका 8 जून। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आपको क्या समझना है कि इस बार का थीम है आपका वर्ल्ड प्रिजर्व आवर ओशन फॉर लाइफ एंड लिवलीहुड। प्रिजर्व आवर ओशन फॉर लाइफ एंड लिवलीहुड। लेकिन जो इस बार का थीम है वो देखिए इस तरह से है, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। लाइफ एंड, देखिए ये क्या कहना चाह रहा है इस थीम के माध्यम से, जो समुद्र है, ये जो सागर है, वो जीवन भी है और जीवों का पार्जन भी है ना। अब देखिए ये ओशन के अंदर बहुत सारे जीव हैं, उनके लिए जीवन का केंद्र है। आप देख सकते हैं ये सारे स्टारफिश है, ये सारे हैं, तो उनके लिए जीवन है। अब लाइवलीहुड, मछुआरों के लिए लाइवलीहुड, तो लाइव एंड लाइवलीहुड, ओशन को बचाओ, ओशन को प्रिजर्व करो, ये इस बार का थीम है। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। देखिए अर्थ समिट हुआ था 1992 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में रियो डी जनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, ये ब्राजील में हुआ अर्थ समिट, और भैया इसमें कहा गया कि हम लोग ओशन डे मनाएंगे, बट ओशन डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर हुआ कि 2008 से इसको मनाया जाने लगा वर्ल्ड ओशन डे हर बार 8 जून को। और ये सेल्फ डेवलपमेंट गोल, अभी बताइएगा, मैंने बताया 14 में लाइफ अंडर वाटर, 15 में लाइफ ऑन मतलब ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड 15 नंबर, 14 नंबर पानी के अंदर, पानी के अंदर। तो SDG 14 जो हमारा SDG का गोल नंबर 14, इसको इस चीज को फोकस किया जाता है वर्ल्ड ओशन डे को बनाने का कारण है कि ये SDG गोल नंबर 14 भी हमारा 2030 तक क्लियर हो। समझ रहे बात को, ऐसे याद होता है SDG को। हु हैज वॉन इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ज्यादा महत्वपूर्ण बस नाम याद रखिए, इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ द पुरस्कार जो जीता है वो जीता है आपके जेरी विंड एंड द नितिन राकेश। जेरी विंड एंड द नितिन राकेश won the प्राइज फॉर इंटरनेशनल ईयर अवार्ड फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस बुक। इनका बुक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, आपके बिजनेस को लेके है। इसमें 8 प्रिंसिपल है किस तरह से पेंडेमिक के बाद हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, नितिन राकेश एंड द जेरी विंड, नितिन राकेश एंड द जेरी विंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये आपको पढ़ना है खुद से। ठीक है, चलिए देखिए जो नितिन राकेश हैं ये ऑलरेडी IT मेजर एमफैसिस के CEO हैं। ठीक है, एमफैसिस के CEO हैं। और जो जेरी विंड है वो ऑलरेडी ये बहुत ही जाने माने एकेडमिशियन है, आपको ध्यान में तो एकेडमिशियन है, इसको याद रखना है। ओके, ये अवार्ड ही बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 है। इनका बुक आप देख सकते हैं, बुक का ये है, इसको प्रिंट पब्लिश किया नोशन प्रेस ने। चलिए आगे चलते हैं। ये जो हैं आपके जिनको बनाया गया इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन फीना, तो इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के ब्यूरो के मेंबर के रूप में। ठीक है, पहला इंडियन है जिनको फीना के ब्यूरो मेंबर के रूप में नामित की मतलब सॉरी इलेक्टेड किया गया है आपके, वो हैं वीरेंद्र नानावती। वीरेंद्र नानावती, देखिए वीरेंद्र नानावती ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है किसके भैया, किसके होंगे, वाइस प्रेसिडेंट है आपके, ध्यान रखिएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। ठीक है,
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट नानावती वीरेंद्र नानावती को बनाया गया है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन फीना ब्यूरो के मेंबर नॉट अध्यक्ष, मेंबर बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसके भैया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसएफआई स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये हैं पहले इंडियन जिन्हें 2021 से लेके 2025 तक के इस ब्यूरो के मेंबर बनाए गए, किसके, फीना के, फेडरेशन ऑफ स्विमिंग, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल था, मैंने बता दिया। ओके, अब देखिए, अच्छा ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि FIH का प्रेसिडेंट अवार्ड किसे मिला, FIH का फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है उसके प्रेसिडेंट अवार्ड किन्हें मिला, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो आपको उसी के सवाल का था। हु रोट द बुक टाइटल 1232 किलोमीटर, ये देखिए बुक है ना 1232 किलोमीटर, इनको लिखे हैं विनोद कपरी। अच्छा, डेविड डायोब कौन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ऑल नाइट ऑल ब्लड इज इनका बुक था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाले पहले फ्रेंच है डेविड डियो। इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन बुकों को मिलता है जो बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं, और मैन बुकर मिलता है वो बुक जो इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं और इंग्लैंड के अंदर और आयरलैंड के अंदर वो पब्लिश होते हैं। ओके, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर दिस ईयर 2021 ये मिला है डेविड डायोव को। इस किताब के लेखक है विनोद कपरी, जिन्होंने जो कोविड के समय जब लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, उसमें लोगों ने जो किलोमीटर पैदल यात्रा किया 1232 किलोमीटर दिल्ली से बिहार की ओर सब कुछ, उसमें ये सारे उन वर्करों माइग्रेंट वर्करों के ऊपर बुक लिखा गया है 1232 किलोमीटर। भैया देखिए, अपने नेटिव विलेज आए थे 1000 किलोमीटर कवर करके, ये बुक है जो द लॉन्ग जर्नी होम बाय फिल्म मेकर विनोद कपरी के द्वारा लिखा गया है, जो 7 ऐसे माइग्रेंट वर्कर जो बिहार के थे, जो साइकिल से अपने 7 दिन साइकिल चला के 1232 किलोमीटर यात्रा तय करके आए थे, इसके बारे में ये आपका लिखा गया है। और इस जर्नी के ऊपर कपरी ने ऑलरेडी एक शॉर्ट फिल्म भी बनाए हैं जो कि डिज्नी और हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है। ओके, अभी हाल में रिलीज हुआ, तो इसको भी आप जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट्री होगा, आई थिंक, मैं भी देख लूंगा। चलिए अब हम आते हैं साइंस के सेशन में। कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस, देखिए पूरा डायग्राम मैंने डाल दिया बहुत अच्छा समझने के लिए। देखिए गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, अगर उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो। इतना अच्छा सा मुझे अब सब कुछ मुझे एक करके बताना पड़ता है, यहाँ पे इतना अच्छा सा बना हुआ था। सब्लिमेशन में तो उदरपातन बोलते हैं, मुझे हिंदी हो सकता है मैं कुछ का नहीं बोल पाऊंगा। ओके, सब्लिमेशन उदरपातन में तो अगर सॉलिड है जो डायरेक्ट गैस बन जाए, जैसे कपूर को रख दीजिए, वो सॉलिड रहता है लेकिन डायरेक्ट गैस बनता है, लिक्विड बनता नहीं ना, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। दैट इज सब्लिमेशन। देखिए ये क्या है, सॉलिड है, देखिए क्या बन गया, गैस, ये सब्लिमेशन। और यही गैस डायरेक्ट अगर सॉलिड बन जाए बिना लिक्विड में गए, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। सब्लिमेशन कब, जब सॉलिड से बन जाए गैस, और गैस से बन जाए सॉलिड तो बोलेंगे डिपोजिशन। समझ रहे बात को, आगे चलते। इवोपरेशन तो पता है भाई कि लिक्विड से गैस बनता है, इवोपरेशन भाप ऑफ। कंडेंसेशन जो बादल, भाप जब पानी बन जाए, भाप जो गैस है, भाप नहीं गैस समझिए, जो गैस है वो लिक्विड बन जाए, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। संघनन बोलते हैं, छोटा चीज है संघनन। लगता है मुझे हिंदी आ रहा है सबका, बॉइलिंग तो बहुत छोटा पॉइंट है। ओके, तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। फ्रीजिंग और मेल्टिंग तो आपको पता ही होगा, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, अगर पानी को भाप में बदलते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं फिजिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज होता है कि जो भैया आइडेंटिटी होता है, कोई भी चीज को चेंजिंग अगर फिजिकल चेंज हुआ है तो उसका आइडेंटिटी वही रिटेन रहेगा। अब पानी से भाप बना लिए हैं तो भाप से पानी बन जाएगा, वो पानी ही रहेगा, उसका क्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो आइडेंटिटी रिटेन होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। समझ रहे बात को, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, टेम्पोरेरी होता है। बट केमिकल चेंज है भैया कि आइडेंटिटी भी जाएगा बाहर में, दोबारा फिर रिटेन भी नहीं होगा, और परमानेंट और
इरिवर्सिबल होगा। ये तीनों का उल्टा है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, खाना खा लिया पच गया, ये वापस आएगा खाना नहीं आएगा। ओके, ये होते रिवर्सिबल चेंज। कोयला को जला दिए, कोयला वापस कोयला बनेगा नहीं बनेगा, दैट इज केमिकल चेंज। ओके, ये हो गया। आगे चलते हैं। ये सारे सवाल पूछे, बीपीएससी का ये सवाल है, पूछा हुआ। मैं यहाँ पे कोई भी सवाल मैं बोलूं कि मैं एक बुक है आपका, उसमें से जितने भी आपके स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, साइंस के सवाल जितने पूछे मैं सारा करवा दूंगा उस बुक से। तो साइंस के सवाल और ऑप्शन को मैं इतने तरीके से करवा दूंगा कि साइंस के सवाल आई थिंक ना छूट पाए, अगर अच्छे तरीके से, अगर अच्छे 7-8 महीने पढ़ लेते हैं तो। अब हर महीने हम लोग करीब करीब 150-200 साइंस को कर रहे हैं, तो भाई 8-9 महीने में, 5-6 महीने में अगर देखते हैं तो 1000 साइंस आपको याद होगा, उसके थ्रू इतना साइंस याद हो जाएगा, उससे कोई। और एग्जाम के समय तो बहुत सारे एमसीक्यू करवाएंगे, एग्जाम के समय तो केवल एमसीक्यू ही चलेगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया? न्यूटन ने दिया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो बॉडी हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो जो होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में क्या बोला कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उनके मास, अगर इसका वजन, इनका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो उनके मास का प्रोडक्ट होता है, उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच का दूरी जो है उनके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो फोर्स होता है। अच्छा, और इसी हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं जी का, कैपिटल जी का, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गुरुत्वाकर्षण का जो कांस्टेंट मान है ना जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी का मान का पता है कितना होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, 6.673 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे ऐसे मैंने कर दिया, अगर ऐसा नहीं करता तो फिर केजी -2 लिखना पड़ता। 6.673 इंटू पावर -11, ये आपका जी का कांस्टेंट मान है, यूनिवर्सल जी का मान है। ठीक है, ये हुआ हमारा। ओके, न्यूटन का, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट रहेगा, कोई वस्तु मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर एक्सर्ट ना किया जाए तब तक। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स जो है, सेकंड लॉ में क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये होता है सेकंड। और थर्ड तो आपको पता है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, वो तो अलग चीज है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, और अगर ऊपर कोई चीज को फेंक देंगे, कोई वस्तु को, तो उसका वजन क्या होगा? देखिए, अगर किसी वस्तु को ऊपर भेजते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो वेट बराबर पता क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। अच्छा, मास के बारे में मैंने बताया था भैया, मास चेंज नहीं होता, नॉट चेंज, मास कभी भी परिवर्तन नहीं होता, मुझे आपको पता है। जो एम हमेशा कांस्टेंट होता है, नॉट चेंज। मास ऑलवेज कांस्टेंट, मैंने बताया था ना मास के बारे में। तो ठीक है, लेकिन जो वेट है मतलब द्रव्यमान कांस्टेंट, और जो वेट है, वजन है, वो ऑल हमेशा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू जी का वैल्यू। छोटका जी है जिसको बोलते हैं गुरुत्वमान, गुरुत्व, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अलग चेंज होता रहता है। तो जैसे ऊपर फेंकेंगे कितना तरह से चेंज होगा। तो भैया देखिए, मास चेंज नहीं होगा, अगर ऊपर कोई वस्तु को फेंकते हैं तो उसका मास चेंज नहीं होगा, उसका वेट चेंज होगा। ठीक है, वो चेंजेबल होगा। समझ रहे बात को? यही था, ये सवाल पूछा गया है सब यूपीपीसीएस में। सील आप देखे होंगे, सील है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है? तो ये मैमल है। क्या है? एक तरह का मैमल है, स्तनधारी है। ठीक है, ये स्तनधारी है। सील के बारे में ध्यान रखना। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो फोक्का बिटुलिना। ओके, इसका वैज्ञानिक नाम है फोक्का बिटुलिना। ओके, मैमल है, एक मैरीन एनिमल है, समुद्र में पाया जाता है ये, ना कि फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाएगा भैया। ओके, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा है सील, मैमल। ठीक है, ओके, कह रहा है कि 3 चैम्बर हेड किस में होते हैं? देखिए, 3 चैम्बर हेड होते हैं फ्रॉग में। क्रोकोडाइल में कितना होता है भैया? क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर हेड होता है? 4 चैम्बर। मंकी में 4 चैम्बर। फिश में कितने हैं? 2 चैम्बर। अच्छा, एक ध्यान रखिएगा, एक होता है कॉकरोच, पता है इसमें कितना चैम्बर हेड होता है? 13 चैम्बर ऑफ हर्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 13 चैम्बर ऑफ हर्ट होता है कॉकरोच में। ओके, तो आज के करंट अफेयर करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे फिर कल से करंट अफेयर के सेशन में, तब तक के लिए
धन्यवाद। आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे आपके बीपीएससी प्लेटफॉर्म ऐप पे। कल मिलते हैं, कल करंट अफेयर में। और लैब सेशन शाम को लैब सेशन में 8 बजे कल पॉलिटी है, और जरूर से जरूर 8 बजे, कल नहीं आज, सॉरी आज है, आज हमारा पॉलिटी, कल तो हमारा हिस्ट्री होगा। जरूर से जरूर प्रेजेंट रहे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।